कहानी है रहस्यमय जीवन। कई दिनों से गिरिमा अपने बेटे आवेश को कुछ बेचैन सा देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी छोटी से छोटी बात माँ को बताने वाला आवेश अपनी परेशानी के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहा है। उसे खुद बेटे से पूछना कुछ ठीक नहीं लगा। आजकल बच्चे कुछ अजीब मूड हो गए हैं। अधिक पूछताछ या दखलंदाजी से चिढ़ जाते हैं। वह चुप रही। गिरिमा को किचन संभालते हुए रात के 11 बज चुके थे। वह मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में घुस गई। वापसी में मुंह पोंछते पोंछते गिरिमा ने आवेश के कमरे के सामने से गुजरते हुए अंदर झांक कर देखा तो वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह एक पल को रुककर फोन पर हो रहे वार्तालाप को सुनने लगी। तुम अगर तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। नहीं मानते न सही। नहीं, अभी मैंने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की, उनको अभी से बताकर क्या करूं। पहले तुम्हारे घर वाले तो माने। रोना बंद करो यार, उपाय सोचो। मेरे पास तो उपाय है, तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। गिरिमा यह सब सुनने के बाद दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरी। आवेश की बेचैनी का कारण उसकी समझ में आ चुका था। इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराना चाहता है, पर वह कोशिश जरूर करेगी कि ऐसा न हो, क्योंकि जो गलती उसने की थी वह नहीं चाहती थी कि वही गलती उसके बच्चे करें। गिरिमा अतीत की यादों में डूब गई। सामने उसका पूरा जीवन था, कहने को भरा पूरा सुखी जीवन। अफसर पति, जो उसे बेहद चाहते हैं। 2 बेटे, एक इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर। पर इन सब के बावजूद मन का एक कोना हमेशा खाली और सुना सुना सा रहा। क्यों? माँ बाप का आशीर्वाद क्या सचमुच इतना जरूरी होता है? उस समय वह क्यों नहीं सोच पाई यह सब? प्रेमी को पति के रूप में पाने के लिए उसने कितने ही रिश्ते खो दिए। प्रेम इतना क्षणभंगुर होता है कि उसे जीवन के आधार के रूप में लेना खुद को धोखा देने जैसा है। बच्चों को भी कितने रिश्तों से जीवन भर वंचित रहना पड़ा। कैसा होता है नाना नानी, मामा मामी, मौसी का लाड़ प्यार, वे कुछ भी तो नहीं जानते। उसी की राह पर चलने वाली उसकी सहेली कविता और पति विट्ठल ने भी यही कहा था। प्रेम विवाह के बाद थोड़े दिनों तक तो सब नाराज रहते हैं, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। और इसके बहुत से उदाहरण भी दिए थे, पर कोई माना। पिछले साल पिताजी के गुजरने पर उसने इस दुख की घड़ी में सोचा कि माँ से मिल आती हूँ। विट्ठल ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। गिरी, अपमानित होना चाहती हो तो जाओ। अगर उन्हें माफ करना होता तो अब तक कर चुके होते। 26 साल पहले आवेश के जन्म के समय भी तुम कोशिश करके देख चुकी हो। पर अब तो बाबा नहीं है। गिरिमा ने कहा था, पहले फोन कर लो तब जाना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गिरिमा ने फोन किया। किसी पुरुष की आवाज थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तरुण सरकार बोल रहा हूँ। और आप? तरुण का नाम और उसकी आवाज सुनते ही गिरिमा घबरा सी गई। तरुण, तरुण, मेरे प्यारे भाई, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी बड़ी दीदी गिरिमा बोल रही हूँ। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा सी गई थी। मेरी गिरी दीदी तो बहुत साल पहले ही मर गई थी। इतना कहकर तरुण ने फोन पटक दिया था। वह तड़पती रही, रोती रही, फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पति और बच्चों ने दिन रात उसकी सेवा की। सामाजिक नियमों के खिलाफ फैसले लेने वालों को मुआवजा तो भुगतना ही पड़ता है। गिरिमा ने भी भुगता। शादी के बाद विट्ठल के माँ बाप भी बहुत दिनों तक उन दोनों से नाराज रहे। विट्ठल की माँ का रिश्ता अपने भाई के घर से एकदम टूट गया। कारण, उन्होंने अपने बेटे के लिए अपने भाई की बेटी का रिश्ता तय कर रखा था। फिर धीरे धीरे विट्ठल के माँ बाप ने थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर दिया। अपने इकलौते बेटे से आखिर कब तक वह दूर रहते, पर गिरिमा से वे जीवन भर खींचे खींचे ही रहे। जिस तरह गिरिमा ने प्रेम विवाह किया था उसी तरह उसकी सहेली कविता ने भी प्रेम विवाह किया था। गिरिमा की कोर्ट मैरिज के 4 दिन पहले कविता और राघव ने भी कोर्ट मैरिज कर ली थी। उन चारों ने जो कुछ सोचा था, नहीं हुआ। दिनों से महीने, महीनों से साल दर साल गुजरते गए। दोनों के माँ बाप टस से मज नहीं हुए। उस तनाव में कविता चिड़चिड़ी हो गई। राघव से उसके आए दिन झगड़े होने लगे। कई बार गिरिमा और विट्ठल ने भी उन्हें समझा बुझाकर सामान्य किया था। राघव पांडे परिवार का था और कविता अग्रवाल परिवार की। उसके पिताजी कपड़े के थोक व्यापारी थे। समाज और बाजार में उनकी बहुत इज्जत थी। परिवार पुरातनपंथी था, उस हिसाब से कविता कुछ ज्यादा ही आजाद किस्म की थी। एक दिन प्रेमांत कविता रायगढ़ से गाड़ी पकड़कर चुपचाप नागपुर राघव के पास पहुंच गई।
राघव की अभी नागपुर में नई नई नौकरी लगी थी। वह कविता को इस तरह वहां आया देखकर हैरान रह गया। राघव बहुत समझदार लड़का था। वह ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहता था। पर कविता घर से बाहर पांव निकालकर एक भूल कर चुकी थी। अब अगर वह साथ न देता तो बेईमान कहलाता और कविता का जीवन बर्बाद हो जाता। अनिच्छा से ही सही, राघव को कविता से शादी करनी पड़ी। फिर जीवन भर कविता के माँ बाप ने बेटी का मुंह नहीं देखा। इसके लिए भी कविता अपनी गलती न मानकर हमेशा राघव को ही ताने मारती रहती। इन्हीं सब कारणों से दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। गिरिमा के बाबा की भी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वहां विट्ठल आगे की पढ़ाई करते हुए काम सीख रहा था। भिलाई में जब कारखाना बनना शुरू हुआ, विट्ठल ने भी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। नौकरी लगते ही दोनों ने भागकर शादी कर ली और भिलाई चले आए। बस उसके बाद वहां का दाना पानी गिरिमा के भाग्य में नहीं रहा। सालों साल माँ बाप से मिलने की उम्मीद लगाए वह अवसाद से घिरती गई। जीवन जैसे एक मशीन बनकर रह गया। वह हमेशा कुछ न कर पाने की व्यथा के साथ जीती रही। शादी के बाद कुछ महीने इस उम्मीद में गुजरे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। जब आवेश पेट में आया तो 9 महीने वह हर दूसरे दिन माँ को पत्र लिखती रही। आवेश के पैदा होने पर उसने क्षमा मांगते हुए माँ के पास आने की इजाजत मांगी। गिरिमा ने सोचा था कि बच्चे के मुंह में उसके माँ बाप उसे अवश्य माफ कर देंगे। कुछ ही दिन बाद उसके भेजे सारे पत्र ज्यों के त्यों बंद उसके पास वापस आ गए। विट्ठल अपने पुराने दोस्तों से वहां का हालचाल पूछकर गिरिमा को बताता रहता। एक एक कर दोनों भाइयों और बहन की शादी हुई पर उसे किसी ने याद नहीं किया। बड़े भाई की नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। बाबा ने वहीं हिंद मोटर कस्बे में तीनों बच्चों को बंगले बनवा कर गिफ्ट किए। तब भी किसी को गिरी याद नहीं आई। वह दूर भिलाई में बैठी हुई उन सारे सुखों को कल्पना में देखती रहती और सोचती कि क्या मिला इस प्यार से उसे। इस प्यार की उसे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। एक विट्ठल को पाने के लिए कितने प्यारे रिश्ते छूट गए। कितने ही सुखों से वह वंचित रह गई। बाबा ने छोटी अवनी की शादी कितने अच्छे परिवार में और कितने सुदर्शन लड़के के साथ की। बहन को भी लड़का दिखाकर उसकी रजामंदी ली थी। कितनी सुखी है अवनी, कितना प्यार करता है उसका पति। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ होता। प्यार तो शादी के बाद अपने आप हो जाता है। जब शादी की बात चलती है, एक दूसरे को देखकर, मिलकर अपने आप वह आकर्षण पैदा हो जाता है जिसे प्यार कहते हैं। प्यार करने के बाद शादी की हो या शादी के बाद प्यार किया हो, एक समय बाद वह एक बंधा बंधाया रूटीन, नमक, तेल, लकड़ी का चक्कर ही तो बनकर रह जाता है। कच्ची उम्र में देखा गया फिल्मी प्यार कुछ ही दिनों बाद हकीकत की जमीन पर फिज हो जाता है। पर अपने असाध्य से लगते प्रेम के अधूरेपन से हम उबर नहीं पाते। हर चीज दोहराई जाती है, संपूर्ण होने की संभावना लेकर, पर सब असंपूर्ण, अतृप्त ही रह जाता है। अगले दिन सुबह गिरिमा उठी तो उसके चेहरे पर वह भाव था जिसमें साफ झलकता है कि जैसे कोई फैसला सोच समझ कर लिया गया है। गिरिमा ने उस लड़की से मिलने का फैसला कर लिया था। उसे आवेश की इस शादी पर कोई ऐतराज नहीं था। उसे पता है कि आवेश बहुत समझदार है। उसका चुनाव गलत नहीं होगा। आवेश भी विट्ठल की तरह परिपक्व समझ रखता है। पर कहीं वह लड़की उसकी तरह फिल्मों के रोमानी संसार में न उड़ रही हो। वह नहीं चाहती थी कि जो कुछ जीवन में उसने खोया, उसकी बहू भी जीवन भर उस तनाव में जिए। आवेश ने मां से करीना को मिलवा दिया। किसी निश्चय पर पहुंचने के लिए दिल और दिमाग का एक साथ खड़े रहना जरूरी होता है। गिरिमा करीना को देख सोच रही थी, क्या यह चेहरा मेरा अपना है? किस क्षण से हमारे बदलने की शुरुआत होती है, हम कभी समझ नहीं पाते। गिरिमा ने आवेश को ऑफिस जाने के लिए कह दिया। वह करीना के साथ कुछ घंटे अकेले रहना चाहती थी। दिन भर दोनों साथ साथ रहीं। करीना के विचार गिरिमा से काफी मिलते जुलते थे। गिरी ने अपने जीवन के सारे पृष्ठ एक एक कर अपनी होने वाली बहू के समक्ष खोल दिए। कई बार दोनों की आंखें भी भर आई। दोनों एकमत थीं, प्रेम के साथ साथ सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना है। एक सप्ताह बाद उदास आवेश मां के घुटनों पर सिर रखे बता रहा था, करीना के माँ बाप इस शादी के खिलाफ है। माँ करीना कहती है कि हमें उनके हाँ करने का इंतजार करना होगा। उसका कहना है कि वह कभी ना कभी तो मान ही जाएंगे। हाँ, तुम दोनों का प्यार अगर सच्चा है तो आज नहीं तो कल उन्हें मानना ही होगा।
इससे तुम दोनों को भी तो अपने प्रेम को परखने का मौका मिलेगा। गरिमा ने बेटे के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मैं भी करीना के माँ बाप को समझाने का प्रयास करूंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं माँ? आवेश ने पहलू बदलते हुए कहा। बस, तू थोड़ा सा इंतजार कर। गरिमा बोली। इंतजार कब तक? आवेश बेचैनी से बोला। सभी का आशीर्वाद पाने तक का इंतजार। गरिमा ने कहा। वह सोचने लगी कि आज के बच्चे बहुत समझदार है। वे इंतजार कर लेंगे। आपस में मिल बैठकर एक दूसरे को समझाने और समझने का समय है उनके पास। हमारे पास वह समय ही तो नहीं था। न टेलीफोन और न मोबाइल, ताकि एक दूसरे से लंबी बातचीत कर कोई हल निकाल सकते। आज बच्चे कोई भी कदम उठाने से पहले एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। समय बदल गया है तो सुविधा और सोच भी बदल गई है। जीवन कितना रहस्यमय होता है। कच्चे दिखने वाले तार भी जाने कहां कहां मजबूती से जुड़े रहते हैं। यह कौन जानता है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।